अब तक हम 350 से ज़्यादा एपिसोड्स आपके सामने ला चुके हैं, लेकिन इस एपिसोड में जिस गहराई से बातचीत की है वो गहराई बहुत कम एपिसोड में देखने को मिलेगी। अगर आप डीपली डायरेक्ट सेलिंग में डुबकी लगाना चाहते हैं तो ये एपिसोड लास्ट तक देखिए। आपको हिलाने वाले बहुत लोग आएंगे, बहुत सी परिस्थितियां आएंगी आपकी लाइफ में, तो वो सारी परिस्थितियों से पार पाने के लिए अनशेकेबल रहना पड़ेगा। प्रोडक्ट के अंदर दो चीज़ें हैं जो जरूर पता होनी चाहिए सर। पहली चीज़ उसकी यूजेज, दूसरी चीज़ उसके बेनिफिट। जिंदगी में इंस्पिरेशन, इंस्पायर होना बहुत जरूरी है। राइट। एवरी बिग बिजनेस स्टार्ट्स विद अ डिजायर। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दो, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में आ जाए, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनको जो लोग डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं वो बहुत बड़े बड़े पैसे कमाते हैं। मेरी अभी भी बहुत बढ़िया, अगर वो पतली पतली जलेबियाँ आ जाएं सामने तो वो एक प्रॉब्लम है, वो फिर खानी पड़ेगी। 90 दिन तक ग्रेन्स, 90 दिन तक दूध और उससे बनी हुई आइटम और मीठा, 90 दिन छोड़ दिए। पर्सनल डेवलपमेंट ये नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाओ या एक बहुत बढ़िया स्टेज पे ग्लैमर आपका बन जाए या कैरिज्मेटिक आप बन जाओ, जरूरत नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बेहतरीन एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल नारंग, नाम तो आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप हमारे एपिसोड नंबर 214, 214, 223, 223, 235, 235 आप देखिए, आपको मालूम चलेगा कि उनके पास में कितना विजडम है, कितनी नॉलेज है, और उनका अंदाज जब आप देखोगे बात करने का तो आप उनके मुरीद बन जाएंगे। जी हाँ, हमारे लिए एक प्राउड का फिर मोमेंट है। हमारे मेहमान हैं अनिल नारंग सर। सर, हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया। पहले भी आपके पास आए थे, पूरा लुत्फ आया था, आज फिर मज़ा आने वाला है। नारंग सर, एक तो मुझे ऐसा लगता है 2-1 साल बाद हम मिल रहे हैं शायद। बिल्कुल। और आपकी एज जो है 2-3 साल कम हो गई है, सीरियसली। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। हम तो अपना काम करने की कोशिश करते ही हैं, चाहते हैं कि फिट रहें। नहीं, ऑन सीरियस नोट, क्या विशेष फॉलो करते हो आप? डाइट, एक्सरसाइज? बस सर, एक्चुअली मेन चीज़ तो मैं ये मानता हूँ कि जो डाइट है वो 80% रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ में, और 20% रोल प्ले करता है आपका लाइफस्टाइल। राइट। तो लाइफस्टाइल में आती हैं चीज़ें आपकी रेगुलर एक्सरसाइज, आपका एटीट्यूड, आपका रेस्ट, वो सारी चीज़ें, कितना स्ट्रेस है आपको, आप उसको कैसे मैनेज करते हो, मेडिटेशन करते हो, वो सब लाइफस्टाइल का पार्ट है। लेकिन वो 20% कंट्रीब्यूट करता है आपकी हेल्थ में। 80% कंट्रीब्यूट करता है आपकी डाइट, आप क्या खा रहे हो, आपके अंदर क्या जा रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी की एक नीड है। वो नीड है, उसमें उसको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन मिनरल्स चाहिए, वो खाने से मिलेंगे। राइट। और वो सही मात्रा में मिलने चाहिए। तो डाइट पे थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा कार्ब्स लिमिटेड खाते हैं, थोड़ा सर्केडियम रिदम के हिसाब से खाना चाहिए, बहुत लेट नहीं खाना चाहिए। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड हमारे बिजनेस में या हमारी टीचिंग में कहा जाता है, लिटिल थिंग्स मेक ए बिग डिफरेंस। छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़े असर पड़ जाते हैं। जो हमारी जीभ होती है सर, बोलते हैं कि ये 2 काम करवाती है। एक तो कुछ उल्टा पुल्टा बोल के बंदे की हड्डियाँ तोड़वा देती है। बिल्कुल। और दूसरा, इस पे कोई स्वाद पे कंट्रोल नहीं करे तो उसको बहुत सारी बीमारियाँ लगवा देती हैं। बिल्कुल। तो इसको कैसे कंट्रोल करें? अनिल नारंग सर कैसे कंट्रोल करते हैं? सोचने का तरीका है, आपकी नॉलेज बहुत हेल्प करती है। अब जैसे हमें पता चल गया कि यार इंसुलिन स्पाइक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ में, तो बार बार वो अगर होगा, अगर आप कोई मीठा खाते रहोगे और इंसुलिन स्पाइक होती रहेगी तो वो आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म बहुत बुरी तरह से इम्पेक्ट करेगी, तो बहुत सारे नुकसान होंगे। तो प्रोटीन्स चाहिए जो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, विटामिन पूरे नहीं कर पाते हैं, तो हम सप्लीमेंट का भी सहारा लेते हैं, अच्छे हाई क्वालिटी सप्लीमेंट खाते हैं। प्रोटीन जनरली पूरा करना बहुत मुश्किल है डाइट से, विटामिन मिनरल भी सारे पूरे करने बहुत मुश्किल है। तो आपकी बॉडी को अगर पर्याप्त मात्रा में सारा कुछ मिले और फालतू ना मिले, अननेसेसरी एक्स्ट्रा कार्ब्स खाना कोई अच्छी बात नहीं है। फैट्स, अच्छे फैट बॉडी को चाहिए, लेकिन उनका एक अच्छा संगम होना चाहिए। और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें, शुगर्स को अवॉइड करना ही पड़ता है। तो पहली चीज़ आपने बताई कि नॉलेज होनी चाहिए जीभ को कंट्रोल करने के लिए। नॉलेज अगर होगी तो आपका माइंडसेट बनेगा, और एक इच्छा होनी चाहिए
अभी आई डोंट थिंक कि हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ जहाँ पहुंचना चाहिए। बहुत मन में रहता है यार थोड़ा सा फिटनेस की तरफ और काम किया जाए, कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ है, लेकिन भाग दौड़ तो बहुत है दुनिया में, और कुछ ना कुछ फैमिली में ये वो चलता रहता है, तो हम भी गलतियाँ करते हैं, लेकिन हम गलती करते हैं लेकिन हमें पता होता है कि हमने गलती की है। जल्दी समझ जाते हैं फिर। पता हो ना आपने गलती की है तो आप ठीक करने की कोशिश करोगे। राइट। कई लोगों को अगर पता ही नहीं है तो वो तो फिर अलग बात है। नारंग सर, 2026 का मेरा जो पहला रेजोल्यूशन है वो ये है कि 2026 में मैंने चीनी, शक्कर वक्कर सब बंद कर दी। अच्छा, 26 में ही कर दी अभी? हाँ, मतलब पूरा 1 जनवरी को ही कर दिया था। ज़ीरो कर दिया? ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो, और अप टू 31 दिसंबर। अच्छा, हाँ, 1 साल का कमिटमेंट। पूरा साल शुगर नहीं जाएगी अंदर बॉडी शुगर के? बिल्कुल। हाँ, और बहुत जगह से मिल जाती है, आप फ्रूट खा लेते हाँ, हो, फ्रूट का आप बड़ा खाना शौकीन खाते हो, हर जगह से शुगर मिल जाती है, तो रॉ फॉर्म में शुगर नहीं खानी। हम भी बहुत ट्राई करते हैं अवॉइड करने की, लेकिन मेरी ना थोड़ी वीकनेस है शुगर की ये लेके। मेरी सबसे बड़ी थी सर। मेरी अभी भी बहुत बढ़िया, अगर वो पतली पतली जलेबियाँ आ जाएं सामने तो वो एक प्रॉब्लम है, वो फिर खानी पड़ेंगी। रबड़ी जलेबी, हम पंजाबी हैं वैसे भी, तो रबड़ी जलेबी और ये गरम गुलाब जामुन ये सब छोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है ज़ीरो करने की बजाय आप ज़ीरो करो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जैसे हम नहीं कर पाते हैं जी। अगर आप कंट्रोल कर लो और स्पेशली पोर्शन साइज कंट्रोल कर लो, राइट। यानी कि अगर आपको जलेबी खाने का मन है तो इतनी सी खा लो, तो वो नुकसान नहीं करेगी। क्रेविंग आपकी पूरी हो जाए बस। और कभी कभी, और ये नहीं कि इतनी सी रोज़ खाओ वो भी फिर प्रॉब्लम ही है। तो एक्चुअली हर किसी का अपना तरीका रहता है। मेरे पे जो चीज़ एप्लीकेबल होती है ना नारंग सर, जो मैंने महसूस किया है, मैं अगर किसी चीज़ का कमिटमेंट ले लूँ, संकल्प ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया कि यार मैंने पूरा साल नहीं खानी तो नहीं खाऊंगा, अब फिट है, और वो जो पोर्शन वाला काम है ना वो मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होता। मुश्किल है वो थोड़ा। ये हाँ। बढ़िया आपने किया, वैसे एक बार छोड़ दिया ठीक है। मैंने ऐसे ही मतलब ऐसे किसी को सुना, मोटिवेट हो गया। मैंने सर 90 दिन तक ग्रेन्स नहीं खाए, 90 दिन तक ग्रेन्स, 90 दिन तक दूध और उससे बनी हुई आइटम और मीठा, 90 दिन छोड़ दिया। तो वो जब एक कमिटमेंट हो जाता है ना, इतने दिन नहीं करना, फिर वो चल जाती है चीज़। बढ़िया है, तो वो मुझे लग रहा है हर किसी का अपना अलग अलग रहता है। हाँ, बढ़िया तरीका है ये, बढ़िया। बच्चे करते हैं ऐसा, मैंने आम सुना है यार, अब ये 3 महीने में एक कमिटमेंट, तो बढ़िया है, क्योंकि उनको पार्टी भी करनी होती है। तो ये भी बढ़िया, 1 साल आप करो। हाँ। और उसके बाद फिर चीट कर लो। हाँ, उसके बाद कर लो। हो सकता है आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े। हाँ। और है तो फिर कर सकते हैं, आपके पास में एक गोल रहता है। चलिए, ग्रेट सर। अभी तो हम हेल्थ पे शुरू हो गए, तो शुरुआत करते हैं नारंग सर की जवानी से शुरू करते हैं। जवानी तो आप में अब भी है, लेकिन जो आपकी कैलेंडर वाली जवानी है उससे शुरू करते हैं। कैसे आपका डायरेक्ट सेलिंग में आगमन हुआ? बड़े ऑफिसर थे, काम वाम कर रहे थे, वहाँ से स्टार्ट करते हैं सर। ब्रीफ में करते हैं बात। हाँ जी, प्लीज़। क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया में अभी यूट्यूब पे स्टोरी तो बहुत हो गई, हर जगह हम करते ही हैं। ब्रीफ में बात यह है कि मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैथ्स पढ़ाया करते थे, और हम लोगों ने सोचा यार ज़िंदगी सेट करनी है तो अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर लेंगे, अच्छी जॉब लेंगे और ज़िंदगी सेट हो जाएगी जी। तो वो फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे थे अपनी लाइफ में। तो उसी को करते हुए मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी थापर कॉलेज पटियाला से, और कैंपस सिलेक्शन में जॉब लग गई। करते कराते 1-2 जॉब मल्टीनेशनल, सेंट्रल गवर्नमेंट करते कराते पंजाब गवर्नमेंट में आ गए। तो पंजाब गवर्नमेंट में एज SDO ज्वाइन किया था। डेपुटेशन पे पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में मैं एज एक्सियन काम कर रहा था। मोहाली में पोस्टिंग थी। पंजाब में कई जगह पोस्टेड रहे, सूरत, कानपुर, बाहर भी रहे। पंजाब में आके फिर चंडीगढ़, राजपुरा, बठिंडा, जलंधर, मोहाली, तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही थी। और जब यहाँ पे मैं था मोहाली में, तो मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे हमारे घर में, और उन्होंने बताया था कि कोई बिज़नेस डिस्कस होने वाला है, तो उनके साथ मैं गया था। अच्छा। एक घर में होम मीटिंग थी, तो बड़ा सा घर था 2 कनाल का, तो वहाँ पे जाके पहली बार ये बिज़नेस प्लान डायरेक्ट सेलिंग का देखा था। समझ में तो नहीं आया, लेकिन बस 2 बातें समझ में आई जी कि एक, पैसे कम लग रहे हैं, रिस्क नहीं है, और कुछ पैसे साइड में बन जाएंगे शायद। तो उन दिनों थोड़ी EMI चल रही थी, कार ले ली थी एक मारुति कार, उसकी EMI जाती थी। कौन से साल की बात है सर? 98। अच्छा। तो उससे पहले ले चुके थे हम। एक मैं घर बना चुका था, फ्लैट, एक 2 BHK फ्लैट लिया था जी। तो उसकी डाउन पेमेंट करके बाकी EMI जा रही थी। कुछ उधार भी ले लिए थे फादर से, कुछ घर से ही, मदर इन लॉ से, कुछ उनको देने थे वापस, और EMI जा रही थी दोनों की, दोनों EMI। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे,
तो थोड़ा सा लगता था अगर साइड में इनकम होगी तो बढ़िया होगा। तो एक पार्ट टाइम साइड इनकम कमाने की उम्मीद से, छोटी सी उम्मीद से इस बिज़नेस में एंट्री हुई थी, और कुछ ऐसी बातें समझ के जो बाद में ट्रू नहीं निकली। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास गलत थी, डिसीजन हमने शायद ठीक लिया, भगवान की ब्लेसिंग थी। ये बिज़नेस ज्वाइन किया और नौकरी के साथ किया 1 साल पार्ट टाइम। नौकरी तो छोड़ने का कोई स्कोप था नहीं, तो जॉब के साथ में इसको कर रहे थे। और 1 साल में काफ़ी कुछ समझ में आया, कुछ अच्छे बड़े बड़े लोगों से मिले जिन्होंने इस इंडस्ट्री में तहलका मचाया, बड़े बड़े लीजेंड से मिले, उससे कुछ विजन डेवलप हुआ। तो 1 साल के बाद फिर मैं फुल टाइम इस बिज़नेस में आ गया था, और पिछले 27 साल से इस बिज़नेस में है, जिसमें से 26 साल फुल टाइम। ग्रेट सर। जैसे आप बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हुए, तो वैसे ही आपसे बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं सर, और उनमें से मेरा नाम मुझे लगता है बहुत ऊपर आता होगा, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, मैंने ज्वाइन किया सर 2000 में, Feb 2000। तो उस समय ऑडियो कैसेट सुनता था मैं, और उनमें से बहुत सारी कैसेट ऐसी थी जो स्पीकर अंग्रेज़ी में बोलते थे और कोई बंदा उनको हिंदी में ट्रांसलेट करता था, और वो थे मिस्टर नील नारंग। तो आपकी कितनी सारी, आपकी भी सुनी मैंने, और ट्रांसलेशन तो कितनी सारी मैंने सुनी। आपने 2 दशक से ज़्यादा हो गया, 27 साल हो गए आपको सर। 27 सालों में काम करने का तरीका क्या बदला है? पहली बात तो ये बस साहब, आपका बड़प्पन है। आप ऐसा कह रहे हो कि हमने आपको इंस्पायर किया, आप तो पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हो। आप इतना बड़ा नाम बन चुके हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और आपका रुतबा, आपकी कंट्रीब्यूशन अनपैरेलल है। आपने इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। आप बधाई के पात्र हो। और आपकी किताब, मैं उसको डिटेल में, मैंने जब उसको जाना, उसका जो सीक्वेंस है, तो मेरे को मज़ा आ गया, और मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको पूरी अच्छी तरह से सीखूं उससे और अप्लाई करूं अपने बिज़नेस में। नहीं सर, देखिए, जिस तरीके से आपने डायरेक्ट सेलिंग को किया है और जो एग्जांपल सेट किया है, वो अपने आप में अद्भुत है। और मैं ऑनेस्टली बात करूं, मुझे जब भी थोड़ा सा कुछ अच्छा सीखना होता है ना, तो मैं आपके चैनल पे जाता हूं, और पिछले 4-5 जो वीडियो आपने डाली हुई हैं वो सुनता हूं, और उनसे कुछ ना कुछ एक इनपुट मिलता है, और मेरे पास एक मोटिवेशन भी आ जाता है, एक डायरेक्शन भी आ जाता है, और मैं काम करने लग जाता हूँ। तो अद्भुत आपकी टीचिंग है नारंग सर, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ हृदय से, आपने इस किताब को लिखा। थैंक यू। आपने भी जब डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की होगी, तो जो फॉरेनर्स थे, राइटर्स थे, उनकी किताबों को पढ़ा होगा, और आज बड़ी अच्छी बात है कि इंडियन राइटर्स की किताबें बहुत सारी आ गई हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद स्वीकार कीजिए ये लिखने के लिए। थैंक यू। और थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं। हालांकि हमारी ऑडियंस हिंदी वाली ज़्यादा है, हिंदी पे भी काम हो रहा है इसमें। ये हिंदी की बुक बहुत जल्द आ जाएगी। एक्चुअली मैं इंग्लिश में मैंने ये बुक लिखी, क्योंकि मैं समहाउ इंग्लिश में कंफर्टेबल था लिखने में। मेरी लैंग्वेज पंजाबी है, मैं पंजाबी हूँ। हिंदी मेरी फ्रीक्वेंट, मतलब फ्लुएंट है बोलने में, लेकिन समहाउ पढ़ने लिखने में इंग्लिश चल रही है। तो मैंने इंग्लिश में ये किताब लिख दी। अब इसको ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने करवा के किसी से, अब फाइनल रीडिंग चल रही है, तो बहुत जल्दी हिंदी किताब आ जाएगी। बस थोड़ा सा डिले हो गया सर। नहीं, मैंने आपकी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन को हिंदी में सुना, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं थोड़ा इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता, तो मुझे लगता कि थोड़ा सा ऋण चुका दिया हमने। मज़ा आ जाता, आप कर देते तो सर। आपका इतने बिजी बंदे हो, आपको हम कहाँ ट्रांसलेशन में लगाएंगे। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, ये ट्रांसलेशन तो हो ही जाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत उत्साहित हूँ सर। मेरा भी जो सबसे प्रायोरिटी वाला काम है ना आज के बाद में, वो इस बुक को पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ना। बिल्कुल। और उसके नोट्स बनाने, हाईलाइट करना, और बार बार आपको ग्रेटिट्यूड देना। थैंक यू वेरी मच। और मैं भी चाहूँगा आपसे फीडबैक, आपको क्या पसंद आया, क्या लगा आपको। थोड़ी सी बात करते हैं सर। अनसेकेबल बियॉन्ड सेल्स, इट इज़ लेगेसी इन द मेकिंग, क्या है इसमें? इसका टाइटल है अनशेकेबल। एक्चुअली जो हमारी इंडस्ट्री है ना, बस सर आप तो देख ही रहे हो, इसमें ना बंदा जब आता है तो वो कई बार बहुत कुछ भ्रम
लेके भी आ जाता है। कई बार कोई बड़ा सेमिनार देख लिया, कभी किसी अपलाइन ने उसको कुछ दिखा दिया बड़ा, तो वो बहुत हाई पिच पे आ जाता है। लेकिन बिजनेस की नेचर ऐसी है, ये लोगों का बिजनेस है, लोगों को हैंडल करना पड़ता है। पीपल स्किल हर किसी को आते नहीं, सीखने की चीज़ है, अपने आप तो नहीं आते, सीखने पड़ते हैं, हमने भी सीखे। तो वो जब आता है फील्ड में उतरता है तो उसको आती है दिक्कत। तो जब दिक्कत आती है तो बहुत सारे लोग क्या छोड़ के भाग जाते हैं, तो उस टाइम पे वो शेक हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसका टाइटल लिखा है कि अगर इस इंडस्ट्री में काम करना है ना, तो एक ऐसा माइंडसेट बनाओ जो हिले नहीं, अनशेकेबल रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पूरी दुनिया में जितने लोगों ने कुछ बड़ा किया है तो वो हिले नहीं है, डगमगाए नहीं है, अडिग रहे हैं। तो वो टाइटल है इसका कि अनशेकेबल तो रहना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में अगर कुछ बड़ा करना है। आपको हिलाने वाले बहुत लोग आएंगे, बहुत सी परिस्थितियाँ आएंगी आपकी लाइफ में, तो वो सारी परिस्थितियों से पार पाने के लिए अनशेकेबल रहना पड़ेगा। एक बार पढ़ के, समझ के, बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करके, प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करके, इंडस्ट्री को भीतर से समझ के अपना एक माइंडसेट बनाओ। वो माइंडसेट ऐसा बनाओ जो अनकंडीशनल, इररिवोकेबल, अनशेकेबल हो। एक ऐसा माइंडसेट बना लो, एक ऐसी विचारधारा बना लो जो किसी की मोहताज ना हो। आपने पढ़ के बनाई है, समझ के बनाई है, कोई आके उसको हिला ना पाए। तो वो इस बुक का मैंने टाइटल दिया है अनशेकेबल, और इसकी नीचे इसका सब टाइटल है बियॉन्ड सेल्स, इट इज़ अ लीगेसी इन द मेकिंग। तो ये सेल से कहीं परे है, सेल के परे की बात है। इससे विरासत बनती है। विरासत क्या बनती है? आप कुछ छोड़ के जाने वाले हो, सिर्फ बिजनेस छोड़ के जाने वाले नहीं हो। आप अपनी विचारधारा, आपके वर्ड्स, आपकी सीडीज़, आपकी किताबें, बहुत कुछ छोड़ के जाने वाले हो। तो ये बहुत बड़ी लीगेसी। कई बार लोग लीगेसी को खाली पैसे से कंपेयर करते हैं। पैसा कोई बहुत बड़ी लीगेसी नहीं है, वो तो कोई भी बिजनेसमैन छोड़ के जाएगा। लेकिन हमारा जो बिज़नेस है ये थोड़ा अलग किस्म का बिज़नेस है, क्योंकि इसमें आप लोगों को इम्पैक्ट करते हो सकता है एक दिन कोई लीडर है वो चला जाए, लेकिन उसने जिसको ज्वाइन कराया था, जिसको प्रभावित किया था, वो डायमंड चला जाए, और वो चला गया लेकिन वो है, तो ये है एक बहुत बड़ी लीगेसी। तो ये है विरासत। लीगेसी आपकी प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जो आप छोड़ के जा रहे हो, जो आप लोगों के अंदर छोड़ के जा रहे हो। तो लोग आपका नाम लेते रहेंगे, जैसे हम अपने अपलाइंस का नाम लेते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें प्रभावित किया। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है इम्पैक्ट सर, जो आप किसी पे डालते हो और आप पे किसी का डलता है। क्योंकि जब वो इम्पैक्ट आप किसी पे डालते हो या आप पे किसी का डलता है, तो आपके बिलीफ सिस्टम को वो चेंज करता है, और जब आपका बिलीफ सिस्टम बदल जाता है तो आपका काम करने का तरीका, आपकी सक्सेस पैटर्न, सब कुछ बदल जाता है। सो इसलिए मैंने इसको लिखा है बियॉन्ड सेल्स। माल तो हम बेचते ही हैं, सभी डायरेक्ट सेलिंग में सेल ही करते हैं, लेकिन ये उससे भी आगे की बात है, बिकॉज इट इज़ ए लीगेसी इन द मेकिंग। और एक और टैग लाइन है इसमें, यहाँ पे एक डायमंड लगा है, तो डायमंड के नीचे लिखा है प्रूवन स्ट्रेटजीज फॉर बिल्डिंग एन एवरलास्टिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो ये इसमें मैंने कुछ स्ट्रेटजीज लिखी हैं जो कि एक बड़ा एवरलास्टिंग, जो कभी ख़त्म ना हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बनाने में मदद करेगी। 3 भागों में बांटा है पूरी पुस्तक को। बिल्कुल। तो तीनों भागों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। इसके ना 3 पार्ट मैंने ऐसे किए हैं, क्योंकि जैसे मेरी लाइफ चली इस बिज़नेस में, तो उसी तरह मैंने ये किताब लिखी है। इसमें मैंने अपनी स्टोरी भी लिखी है साथ साथ में जी। लेकिन स्टोरी लिखने का पर्पज़ अपनी स्टोरी बताना नहीं है, ये कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है। स्टोरी बताने का पर्पज़ है कि मैंने क्या क्या इसको अपनी लाइफ में सीखा, राइट, एक्सपीरियंसेस। तो पहला जो पार्ट है वो है फाउंडेशन एंड डिस्कवरी। मतलब मेरे को ये बिज़नेस कैसे दिखा और मैंने क्या पाया, राइट, और क्या समझा। डिस्कवरी समझते हो आप? एक तो डिस्कवरी होती है जब आप कोई चंद्रमा पे ढूंढते हो, एक आपकी अपने अंतर मन की डिस्कवरी होती है। यहाँ बात हो रही है डायरेक्ट सेलिंग की डिस्कवरी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग भी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत मिसअंडरस्टूड है। लोग इसको अलग तरह से समझते हैं, कोई तो बहुत पॉजिटिव है और कोई बहुत नेगेटिव है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको डिस्कवर करना पड़ता है। और वो जो पहला पार्ट है वो है फाउंडेशन एंड डिस्कवरी, कि मेरा आधार क्या था इस बिज़नेस में और मैंने क्या पाया और क्या समझा, तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और दूसरा पार्ट फिर मैंने लिखा काम करने के बारे में। अच्छा, कि काम करने का पैटर्न क्या रहेगा,
आपको करना क्या होगा, इस बिज़नेस को बिल्ड कैसे करना होगा, तो वो सेकंड पार्ट है। और तीसरा पार्ट है कि मास्टर कैसे बनना है, क्योंकि अगर आपको बड़ा बनना है तो मास्टर तो करना पड़ेगा। तो मैं इस बिज़नेस के जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत विशाल हैं। सिर्फ प्लान दिखाना नहीं है, सिर्फ ज्वाइन कराना नहीं है, सिर्फ विड्थ बनाना नहीं है, सिर्फ डेप्थ बनाना नहीं है, सिर्फ माल बेचना नहीं है। तो मैंने उसको नाम दिया क्राफ्ट का। अच्छा, क्राफ्ट क्या होता है? जब आप कोई चीज़ बनाते हो, जैसे कोई बंदा कोई सिलाई करता है, कोई पिक्चर बनाता है, कोई पेंटर, तो तीसरे पार्ट का बड़ा सुंदर नाम दिया है मास्टरिंग द क्राफ्ट। यानी कि ये भी एक क्राफ्ट है, डायरेक्ट सेलिंग का जो काम है, तो उस क्राफ्ट को मास्टर कैसे करना है, वो तीसरा पार्ट है। तो 3 पार्ट में ये किताब लिखी। अद्भुत सर, ग्रेट नारंग सर। आप 27 साल से एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए हैं और देश के दुर्लभ लोगों में से हैं। आपने इन 27 सालों में बहुत सारे लोगों को इधर उधर होते देखा होगा, और आज के टाइम पे अगर देखें सर, सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की इनकम मोटिवेट करती है। कुछ लोगों को ये लगता है यार मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ वहाँ तो बहुत स्लो स्पीड है, पैसा कम आता है, ये वाली नई कंपनी आई है या इसमें ज़्यादा कुछ आ रहा है, भ्रमित हो जाते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ थोड़ा और डिटेल में जानना चाह रहा हूँ सर। एक व्यक्ति एक सही कंपनी में मान लेते हैं, सही कंपनी का पैरामीटर मैं मान रहा हूँ, वो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 को पूरी तरह से पालन कर रही है। ठीक है, एक अच्छी बैकग्राउंड है, प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें, मतलब मार्केट में एक अच्छी छवि है, और उसके पास एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं उस कंपनी में। लेगसी जैसे आपने बोली कि एक लेगसी उस कंपनी की, उस कंपनी में बाकी लोग बढ़ रहे हैं, वो एक बंदा नहीं बढ़ रहा। अब उसको अब पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा वो क्या उसको कंपनी चेंज करनी चाहिए? नहीं, उसको बिल्कुल, अगर कोई सही कंपनी में है और कंपनी पूरी एथिकल है, उसके पास अच्छे प्रोडक्ट हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, जेन्युइन कंपनी है, उसके पास सही मॉडल है, सब कुछ ठीक है, तो अगर उसमें ग्रोथ भी हो रही है लोगों की, तो उसे इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि यार मैं अगर नहीं ग्रो कर रहा तो मैं भी तो ग्रो कर सकता हूँ। तो वो थोड़े से छोटे से बदलाव लाके वो वहीं ग्रो कर सकता है। और एक बात मैंने और देखी है सर, जो यहाँ ग्रो नहीं कर रहा वो जब चेंज करके दूसरी जगह जाता है वहाँ भी ग्रो नहीं करता। रेयर केस होगा कोई जो यहाँ भी ग्रो कर गया वहाँ भी ग्रो कर गया, लेकिन अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा जो लोग इस तरह शिफ्ट करते हैं वो पछताते ही हैं, और फिर वो एक कंपनी थोड़ी शिफ्ट करते हैं, फिर वो एक दूसरी तीसरी शिफ्ट करते रहते हैं। अल्टीमेटली फिर वो डायरेक्ट सेलिंग से ही बाहर हो जाते हैं, कोई रेयर ही बचेगा। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके दिमाग में, कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं यार वो बंदा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था और उसने एक निर्णय ले लिया, वो दूसरी जगह चला गया, फिर उसके बाद में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई हो या बहुत अच्छी हो गई हो? ऐसे बहुत सारे नाम तो सुनने में आते ही रहते हैं, है ना। बहुत सारे नाम हैं जिन लोगों ने कंपनी शिफ्ट की है, और उनमें से कोई भी बंदा बहुत ज़्यादा खुश नहीं मिला 1-2 साल के बाद। तो उनको बाद में पता लगा कि गलती हो गया उनके साथ। वो उस टाइम पे कहते हैं ना, जब इंसान का टाइम ठीक नहीं होता तो बुद्धि पहले ही नहीं ठीक काम करती, तो वो भ्रमित ही हो जाते हैं। और भ्रमित करने वाले कई बार लोग भी होते हैं पीछे, कि बंदा अच्छा था, सब कुछ ठीक था, या तो उसको किसी ने एंटाइज कर लिया, कुछ बड़ा पिक्चर दिखा दी, कुछ ऐसे, यार आप यहाँ भी इतना काम करते हो, आपका इतना बड़ा बिजनेस है, कितने पैसे कमाते हो, वहाँ तो आप कमाओगे 20 गुना पैसे कमाओगे। एक तो ये हो जाता है। दूसरा फिर कई बार क्या होता है, क्रॉस लाइनिंग एक हमारा कार्डिनल रूल है, तो उसमें कई बार अच्छे लीडर आपस में बात करने लग जाते हैं। नेगेटिव बोलना, नेगेटिव बातें करना, उनके पॉजिटिव रिजल्ट तो कभी आते नहीं। तो ये जनरली कंपनियां शिफ्ट करने वाला काम गलतियां ही होती हैं, मिस्टेक्स ही होती हैं। मेरे लाइफ में जितने मैंने देखे हैं, तो कोई ऐसा नहीं किसी ने कोई ड्रामेटिक कोई कमाल कर दिया हो, यहाँ से शिफ्ट किया हो एक कंपनी से दूसरी जगह जाके कोई कमाल ही कर दिया हो, मतलब कि वहाँ पे एवरेस्ट ही छू गया हो, ऐसा कुछ नहीं। जितना पहली कंपनी में होगा वहाँ तक पहुँचने में जोर लग जाएगा दोबारा, और ख़राब बहुत हुए हैं। जीरो से शुरू करना पड़ेगा, जीरो का माइनस से करना पड़ेगा, माइनस से करना पड़ेगा। लोग नेगेटिव बोलते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है माइंड में, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लोगों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जितने लोगों को होप दी थी उनको क्या ही बताना दोबारा। तो मुश्किल में ही रहता है ये सब काम। मैं तो ये मानूंगा कि अगर किसी को डायरेक्ट सेलिंग में अचीव करके
और लग रहा है कि उसके पास और भी पोटेंशियल है, तो कुछ और करना चाहता है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में कुछ कमाल कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चेंज करना कोई बढ़िया डिसीजन नहीं है। एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, कोई बढ़िया नहीं रहेगा। राइट। थोड़ा डेप्थ में जाते हैं सर, डीप में जाते हैं, जिसमें आपकी मास्टरी है। विड्थ और डेप्थ दो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जो व्यूअर्स नहीं जानते हैं उनको मैं शेयर कर देता हूँ। विड्थ मतलब आप ज़्यादा अपने डायरेक्ट ग्रुप ओपन करें, और डेप्थ हो गया कि आप डेप्थ में जाएं, मतलब आपका ग्रुप चल रहा है, उसके नीचे 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 आप डेप्थ में काम करते हुए चले जाएं। इसका कम्बिनेशन क्या रहना चाहिए सर, और एक टाइम पे एक व्यक्ति को कितनी लेग्स के ऊपर काम करना चाहिए? बड़ा ज़बरदस्त आपने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है और बड़ा मज़ेदार है ये सर, और बहुत इसमें क्लैरिटी है। जो भी लोग टीच करते हैं बहुत क्लियर है। आप अगर दुनिया में सक्सेसफुल जितने लोग हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग में, चाहे किसी भी कंपनी में हो, उनकी एक लिस्ट बना लो। राइट। हज़ारों ही होंगे, बन गई लिस्ट। इन सबकी लिस्ट में, सबके बिजनेस में एक चीज़ कॉमन देखोगे आप। एक चीज़ कॉमन क्या सर? कि इनकी कुछ एक लेग में भयंकर डेप्थ है, जबरदस्त। कोई ऐसा बंदा बड़ा लेवल अचीव नहीं कर सकता, स्टेबिलिटी नहीं पा सकता, अगर उसकी कुछ लेगों में बहुत ज़बरदस्त डेप्थ ना हो तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या अचीव करना है? बहुत बड़ी डेप्थ अचीव करनी है। डेप्थ से क्या होता है? लीडरशिप बिल्ड होती है, लीडर, नीचे वाले लोग पैसा कमाने लगते हैं, उनके नीचे बड़े बड़े वॉल्यूम आते हैं। तो डेप्थ है एक नॉन नेगोशिएबल चीज़। लेकिन डेप्थ बने ही कहाँ से? डेप्थ बनाने के लिए विड्थ चाहिए। मान लो आपने एक बिल्डिंग खड़ी करनी है और आपने सोच लिया ये मैं अपने सिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा। राइट। आपके सिटी में आज तक 60 मंजिली बिल्डिंग बनी है और आपने डिसाइड कर लिया मैं 100 मंजिली बनाऊंगा। अब आपकी बिल्डिंग के कितने तल्ले होंगे? 100। तो 100 स्टोरी बिल्डिंग बनाने वाले हो, आज तक आपकी शहर में नहीं बनी। राइट। तो आपको सबसे बड़ा क्या बनाना पड़ेगा? फाउंडेशन। कमजोर फाउंडेशन पे 100 तल्ला बिल्डिंग नहीं बन सकती। फाउंडेशन में भी विड्थ फाउंडेशन में विड्थ और स्ट्रेंथ वाइड होनी चाहिए फाउंडेशन, और बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जो विड्थ है ना, ये आपकी फाउंडेशन है, और इसी फाउंडेशन पे फिर डेप्थ बनती है। विड्थ बड़ी होनी चाहिए क्योंकि विड्थ आपको ऑप्शन देती है। तो जब कोई बंदा ज्वाइन करता है हमारे बिजनेस में, हम उसको सबसे पहले क्या कहते हैं? यार अपनी विड्थ लगाओ फटाफट। विड्थ एक्चुअली क्या होती है? जब हम किसी बंदे को अपने साथ डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं तो विड्थ होती है। तो हम क्या चाहते हैं? सबसे पहले कि हम एक बहुत वाइड बिजनेस बनाएं, विड्थ बनाएं। जितनी भी विड्थ आप बना लो वो कम है। हमारे बिजनेस में जो बहुत टॉप के अचीवर हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया और आते ही इंडिया में धुएंधार बैटिंग करी और कमाल कर दिया, उन्होंने इंडिया में आते ही 150 तक की विड्थ लगा ली। अच्छा। 150 बंदे विड्थ में डाल दिए और सबको सिस्टम में प्लग कर दिया। तो क्या हुआ? उनमें से लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से भी 20-25 तो धुएंधार बैटिंग करने लगे। तो विड्थ हमेशा आपको ऑप्शन देती है, और विड्थ की कभी भी, विड्थ में आप किसी को स्पॉन्सर करते हो वो कभी गलती नहीं हो सकती। उसको कभी भी गलती में नहीं लेके जाओ, यार मैंने यहाँ लगा दिया तो गलत हो गया। डेप्थ में कभी आप लगाओगे तो कभी आपको हो सकता है अफसोस, यार यहाँ क्यों लगा दिया, है ना। अब है सबके पास डेप्थ, लेकिन विड्थ के बिना बनती नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब इनका बैलेंस कैसे बनाएं? सवाल वो आता है कि बैलेंस कैसे बनाएं, क्या करें क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके माइंड में पिक्चर जब भी दिखनी चाहिए तो एक बेहतरीन डेप्थ की दिखनी चाहिए। क्योंकि आप अगर माइंड में एक अच्छे घर की पिक्चर देख रहे हो तो आपको फाउंडेशन थोड़ी दिखेगी। आपको दिखेंगे ड्राइंग रूम, आपको दिखेगा लॉबी, आपको दिखेगा लिविंग रूम, आपको दिखेगा कोई स्विमिंग पूल, आपको दिखेगा कोई बाथरूम, यही दिखेगा ना। यस। तो ये जो चीज़ें आप ऊपर देख रहे हो सारी, तो ये डेप्थ है। तो आपको डेप्थ हमेशा माइंड में दिखनी चाहिए कि मेरा बिजनेस बहुत डीप जाने वाला है और एक एक लेग मेरी 100 डीप चली जाएगी। लेकिन काम आपको विड्थ में करते रहना है, क्योंकि आपकी विड्थ हमेशा आपको ऑप्शंस देगी और आपको मज़ा आएगा उन पे डेप्थ बनाने का, और आपको पता रहेगा कहाँ डेप्थ बनानी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तो पहले ज़बरदस्त विड्थ बनाओ, जितनी बना सकते हो, जितनी आपकी स्पॉन्सरिंग फास्ट है। कुछ लोग बहुत फास्ट स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं,
तो उनको मैं कहूँगा यार वाई नॉट 20 लगाओ 20। और कुछ लोगों को लगता है यार मैं इतना अच्छा नहीं हूँ स्पॉन्सरिंग में, मैं कहता हूँ कम से कम 7 तो लगाओ यार। ये नहीं है कि 2 लगा के डेप्थ बनाने लग जाओ, वो गलत है। तो इसमें मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे मैंने एक बंदे को ज्वाइन करवाया, अब मैं उसकी क्या देखूं, मैं उसका एम्बिशन देखूं, उसकी लिस्ट बनवाऊं, उसके ड्रीम बनवाऊं, उसके बाद उसको गाइड करूं कि भैया तो इतनी विड्थ खोल, या क्या क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहली बात तो जब कोई नया बंदा आता है उसकी बात करते हैं जी एक नए बंदे ने हमारे बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, जी। मैं उसको कहता हूँ यार देख हमने तेरे से सर्टिफिकेट नहीं मांगा, कोई एजुकेशन तेरी पूछी नहीं, राइट। तेरे से ये नहीं पूछा यार तेरे में स्ट्रेंथ कितनी है, बहुत ताकतवर है, क्या है तू, तेरे से ये नहीं पूछा यार तेरा एक्सपीरियंस क्या है, और तेरे से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगी लंबी चौड़ी, कोई ये नहीं बोला यार 10 लाख रुपए लगा दे, ठीक है ना। तो हमने तेरे से कुछ नहीं मांगा, तो हम तेरे से क्या मांग रहे हैं, तेरे को इस बिज़नेस में कामयाबी मिलेगी कैसे। मैं उसको कहता हूँ इस बिज़नेस में कामयाबी मिलेगी कि तू पहले 100 दिन में करता क्या है, और पहले 100 दिन में तेरा फोकस होना कहाँ चाहिए। राइट। अब फोकस 2 जगह होना चाहिए, पहला पर्सनल डेवलपमेंट पे, दूसरा बिजनेस बिल्डिंग पे। राइट। तो ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे। पर्सनल डेवलपमेंट ये नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाओ, ये भी नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे रील्स बनाने लग जाओ, या आप एक बहुत बढ़िया स्टेज पे ग्लैमर आपका बन जाए, या कैरिज्मेटिक आप बन जाओ, जरूरत नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू दिस बिजनेस। मैं कहता हूँ आपने एक बिजनेस ज्वाइन किया जी, वहाँ पैसे कहाँ से आएंगे, माल बिकने पे आएंगे, वैसे तो नहीं आएंगे। और माल बिकेगा कैसे, आपकी स्ट्रक्चर में, आपकी टीम में। आपकी टीम कैसी होगी, विड्थ और डेप्थ होगी उसमें, और उसमें माल बिकेगा और आप पैसे कमाओगे। अब सबसे पहले 2 चीज़ें हैं इस बिजनेस में जी। पहली चीज़ है प्रोडक्ट, दूसरी चीज़ है बिजनेस मॉडल। राइट। बिजनेस मॉडल का मतलब कि पैसे कैसे कैलकुलेट होते हैं। मान लो एक बंदे ने अपनी 4 टीम बनाई, उन 4 टीमों में 2-2 लाख रुपए की सेल हुई, उसने खरीदा 40,000 का सामान, तो 8,40,000 की सेल हो गई। तो वो क्या कैलकुलेट कर सकता है एग्जैक्टली उसको कितने पैसे आए, इसको कहते हैं बिजनेस मॉडल। राइट। मान लो एक बंदे ने 2.5 लाख की 5 लाख बनाई, जिनमें 2.5 लाख की सेल होती है, और उसने 40,000 का सामान खरीदा, 10,40,000 की, अब कितने पैसे आएंगे, 1.5 लाख की सेल पे कितने आएंगे, 2 लाख की सेल। तो ये होगा बिजनेस मॉडल। राइट। एक तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए माइंड में। बिजनेस मॉडल की पूरे एंड तक सारे बोनस समझने की जरूरत नहीं है। बिजनेस मॉडल जो बेसिक, जो एक लेवल तक अप्लाई होता है, वो उसको समझा देना, शुरुआती समझाना। उसको समझना है और इंटरनलाइज करना है, और उसको पूरी तरह माइंड में क्लियर करना है कि यार ये है। उसको क्लियर होना चाहिए कि यार डायरेक्ट सेलिंग जो है वो ऐसे रिवार्ड करती है, और हमारा ये प्लान है हमारे बिजनेस का, और इस तरह पैसे कैलकुलेट होंगे। ये तो एक चीज़ हो गई। राइट। दूसरी तरफ उसको क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, और वो किस तरह के लोग लेते हैं, और उनमें क्या खूबियाँ हैं। प्रोडक्ट के अंदर 2 चीज़ें हैं जो जरूर पता होनी चाहिए सर। पहली चीज़ उसकी यूजेज, दूसरी चीज़ उसके बेनिफिट। अब उसकी टेक्निक में जाने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या डला हुआ है, क्या केमिकल एनालिसिस है, क्यों दूसरों से बेहतर है, इतनी डिटेल में ना भी जाए। वो बाद में धीरे धीरे चला जाएगा, अब पुराना हो जाएगा तो चला ही जाएगा, सीख जाएगा। इतनी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन 2 चीज़ें उसको तकरीबन हर प्रोडक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। उसकी यूजेज क्या है, बेनिफिट क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है, उसके कैसे क्या बेनिफिट होते हैं। तो प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल दोनों की क्लैरिटी उसको 100% होनी चाहिए पहले उसके शुरुआती दिनों में। राइट। ये हो गई। अब ये साथ साथ चल रही है, इसके साथ साथ उसको ये समझना है कि इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, उसकी कंपनी में बड़े बड़े लोगों ने क्या किया है और क्या अचीव किया। क्योंकि एक इंस्पिरेशन चाहिए, तो एक रोल मॉडल चाहिए। या ये हुआ है पहले, ये मैं पाऊंगा, ये मैं करूंगा, तो उसको कुछ ना कुछ दिखते भी रहना चाहिए। वो इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, इंस्पिरेशन, इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है। राइट। एवरी बिग बिजनेस स्टार्ट्स विद अ डिज़ायर। शुरुआत तो डिज़ायर से होती है ना, इच्छा तो चाहिए ना, कुछ करने की इच्छा प्रज्वलित चाहिए, कहते हैं बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। सिर्फ डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, बर्निंग डिज़ायर, कुछ करने की इच्छा चाहिए। उसके बिना तो बंदा बाहर ही नहीं निकलेगा ना। कोई भी बंदा मान लो कहीं भी कोई भी बड़ा काम करता है, कोई गेम खेलता है, कोई स्पोर्ट्स में जाता है, तो इच्छा तो होती है उसको कुछ करने की। तो वो उसको देखना है कि यार हिस्ट्री क्या है मेरी कंपनी की, क्या हुआ है, कैसे लोगों ने अचीव किया है, उनमें से कोई रोल मॉडल कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, वो हो गया। इधर से प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई, उधर से बिजनेस मॉडल क्लियर हो गया। अब उसको क्लियर पता होना चाहिए कि मेरे को अपनी टीम बनानी है। डायरेक्ट सेलिंग क्या बिजनेस है, टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, सर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छे बंदे ढूंढो, उनको डेवलप करो,
और यहाँ पे अच्छे लीडर बनाओ। अगर आपने अच्छे लीडर बना दिए तो आपका बिजनेस तेज़ी से बढ़ेगा। अब आपने सब कुछ सीख लिया, अब आप लोगों की एक लिस्ट बनाओगे, अपने 4 बेसिक्स करोगे, राइट, अपनी अपलाइन के साथ मिलकर काम करोगे, खुद एक अच्छा कोर बनोगे, कोर स्टेप फॉलो करोगे। तो वो बेसिक्स करते हुए उसको अपने माइंड में क्लैरिटी करनी है कि अगर मेरे को अच्छा बिजनेस करना है तो कम से कम एक गोल रखे। जैसे मैं बोलता हूँ यार 7-8 मिनट तो शुरू में सोच के चलो, अगर ड्राइव है। अगर कम ड्राइव है तो चलो 6 सोच लो, लेकिन ऐसा मत सोचो यार कि मैं 2 बंदों को ज्वाइन कराऊंगा बस फिर वो मेरी अपलाइन उनको ड्राइव करती तो रहेगी। इसको एक फिगर में लेके आते हैं। अगर बंदा पोटेंशियल लग रहा है, एक्साइटेड लग रहा है, वो सारा प्लान समझाया, वो सब किया, तो 7 से स्टार्ट करवा सकते हैं। हाँ, 7 उसको माइंड में लेके चले कि मैं करूँगा ठीक है। मिनिमम। कोई ढीला है, बिल्कुल ऐसा ढीला ढाला सा लग रहा है, कम से कम 4 से कम तो मतलब 4 से कम तो फिर बिजनेस होगा नहीं, फिर तो क्या ही करेगा बंदा। हाँ, बहुत ही तो कम हो खरीदार गया। करके बन के रह और जाएगा। अगर कोई बहुत फायर्ड अप बंदा है, वो कहता है मैं 20 लगा सकता हूँ, वाई नॉट, हम उसको रोकेंगे नहीं। अच्छा, विड्थ को रोकना नहीं है, रोकना नहीं, ये नहीं कहना है यार तेरी इनफ विड्थ बन गई 7, अब तो तू डेप्थ में चल, ये नहीं। हम ये कह सकते हैं कि तेरी इनफ विड्थ बन गई है, अब तू ज़्यादा टाइम डेप्थ में लगा, लेकिन तेरी विड्थ रोकनी है वो नहीं, रोकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने दुनिया में देखा ना कि 150 विड्थ वाले भी लोग बैठे हुए हैं। मेरे को अगर ये बिजनेस दोबारा करना का मौका मिल जाए जी, शुरू से 27 साल वापस चले जाए, नॉलेज नहीं थी मेरे पास, ये जो अब मेरे पास नॉलेज है ये अगर तब होती और मैं वहाँ वापस जा सकूँ जी, तो मैं कम से कम 70 विड्थ तो जरूर लगाऊंगा। क्या बात है। तब नहीं लगाई थी, स्टार्टिंग में ही 70 से स्टार्ट करो, अब मतलब तो इनिशियली। लगाऊंगा। आज तो मैं अगर चला जाऊँ ना वहाँ वापस 27 साल पीछे चला जाऊँ, हाँ। मेरे को दोबारा मौका मिले इस बिज़नेस को बिल्ड करने का, तो मैं दोबारा 70-80 क्या पता क्या कर दूँ, क्योंकि अब उस लेवल पे जा नहीं सकते। बस ये है कि उस टाइम नहीं लगाई हमने, ये एक वन ऑफ द रिग्रेट है मेरे पास। अगर मेरे को पूछे ना कोई कि तुम्हें कोई रिग्रेट है, तो मैं कहूँगा पहला रिग्रेट ये है कि मैंने यार विड्थ अच्छी नहीं बनाई, थोड़ी बनाई और डेप्थ में घुस गए। हम तो एक्चुअली 3 के बाद ही डेप्थ में घुस गए थे। हमें जैसे ही उस टाइम थोड़ा गाइड हुई, यार 3 खींच तो कोई नहीं, बाद में बन जाएंगी, बाद में फिर वो बात नहीं वो एनर्जी, वो पागलपन नहीं, कम वो हो जाता बात अलग हो जाती है। आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, पता है आपको? जी, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपका ग्रुप है। बन गया ना, अब आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको फ़ोन करेगा, कहेगा बस मैं इस बिज़नेस में टॉप करने वाला हूँ, 3 दिन के लिए बात करेगा ये वाली, चौथे दिन गायब है, पर आपको तो डिस्ट्रैक्ट करेगा ना 3 दिन। तो कहते हैं सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका ग्रुप है। लेकिन जब आप शुरू कर रहे तो नहीं है, तो आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन अभी आई नहीं है, तो डालो विड्थ। उस टाइम डाली नहीं हमने, हम लोग डेप्थ में घुस गए कि यार अब विड्थ बना लेंगे, उसके इतना खलेरा डाल दिया, तो वो है गेम। आप शेयर करना चाहेंगे अभी कितनी डेप्थ पे काम कर रहे हैं, वर्किंग लाइफ कितनी है अभी? हाँ, अभी क्या कुछ मज़ेदार नहीं है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है काम। टोटल हमारी कुछ लेगों से हम फ्री हो गए हैं, जिसमें हमारे डायमंड्स हैं। नहीं, उनको भी मिला लें, उनको मिला लें, हाँ, सबको मिला लें, हाँ, तो हार्डली 10-12 लेग, 10-12 लेग पे काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को तो ऐसा 12 लगता है होंगी, वैसे 12 में चलता है काम कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी कम है। कम है। कुछ लोगों को लगता है सर 3-4 से ऊपर तो मतलब उनको नानी याद आ जाती है, उनको लगता है कि नहीं यार। अच्छा, जी सर, इसका रिप्लाई करें और मैं पूछूंगा आपसे, प्लीज़ बताएं इसका। कुछ को ये लगता है कि यार 3-4 होगी तो बहुत हो गया। मैं ये कहूँगा कि आप जब शुरू कर रहे हो ना, तो उस टाइम हमारा पॉडकास्ट सुन लो आप और हमारे दिल की चुभन सुन लो। हमारा सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि हमने विड्थ नहीं बनाई। तो आप भी ये रिग्रेट बाद में जाके करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपको रिग्रेट हो, डाल लो विड्थ। घबराओ मत, ये मत सोचो यार मैं कैसे संभालूंगा, नानी क्या याद आएगी, आपको नहीं संभालना, सब संभल जाएंगे, खुद संभलती दुनिया। आप मत घबराओ, सिस्टम है बहुत बड़ा, अपलाइंस है बहुत बड़ा सिस्टम है, नेचर है, कुदरत है, बहुत कुछ कर देगी। आप फ्रंट लाइन लगाओ, अगर आप में हिम्मत है आप लगाओ। मैं अगर कोई सुन रहा है मैं उसको कहूँगा यार अगर हिम्मत है 20 लगाओ यार। हाँ, घबराओ मत। ग्रेट सर। कुछ ऐसा भी एक चीज़ पैदा हो जाती है कई बार, एक बंदा जैसे 7-8 लाख पे काम कर रहा है, वो एक और नहीं ओपन करता है, तो उसकी टीम वाले बोलते हैं यार ये तो बड़े लालची लोभी हैं, एक और फ्रंट खोल ली, फिर हमें कौन संभालेगा। उस प्रकार की मानसिकता अगर किन्हीं लोगों की है, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में काम करता हूँ। मैं अपनी मीटिंग्स में विड्थ टीच करता हूँ, ठीक है। अभी अगर आप यूट्यूब पे अगर आपने कुछ मेरी वीडियो सुनी है, पर उसमें से कुछ और मैं आपको भेजूंगा जिसमें मैंने विड्थ की बात की है सर। तो मैं लोगों को ये चैलेंज थ्रो करता हूँ कि सब लोग
अगले 3 महीने के अंदर 4 विड्थ जरूर लगाओ, और मैं भी लगाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको कहा आप भी लगाओ, मैं भी लगाऊंगा। तो फिर हम सब लगाते हैं, तो उनको पता अपना चैलेंज है, पूरा कर रहे हैं, ना कि लालची हो रहे हैं। लालच की बात नहीं, विड्थ में लगाना कोई लालच की बात नहीं है। विड्थ में लगाना और लोगों को सिखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार रिमाइंड कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा एक इवेंट हुआ था, बड़ा इवेंट, उसमें मैंने शुरू में ही पहले दिन ही एक ही चैलेंज थ्रो किया कि सब लोग प्लान दिखाएंगे, डेप्थ को भूल जाएंगे अगले 3 महीने, बहुत समय है डेप्थ बनाने का और अगले बहुत साल मिलेंगे। 3 महीने भूल जाओ और सब लोग अपनी 4 या 6 डेप्थ विड्थ लगाओ फ्रंट लाइन। तो कुछ लोगों ने लगाई। चैलेंज जब देते कोई तो करता ही है, तो लोगों के आए मैसेज कि हमारी तो हो गई 6 पूरी, और जिनकी हुई थी उनके बिजनेस भी बढ़ गए। ग्रेट सर, आपने बहुत सारे लोगों की आंखों पे जो पर्दा डला हुआ था वो आपने हटाने का काम किया नारंग सर। डेप्थ में जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं रजिस्टर में, कैसे उसको मेंटेन करें, क्या तरीका है? देखिए, हमारे पास ना कोई भी डायरेक्ट सेलर है, उसके पास 3 रजिस्टर हमेशा होने चाहिए सर। पहला प्रोडक्ट मूवमेंट रजिस्टर, जिसको हम PMR बोलते हैं, उसका एक अलग पैटर्न है, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। दूसरा लिस्ट का रजिस्टर, जिसमें प्रॉस्पेक्ट्स के नाम होते हैं और उनके साथ क्या कर रहे हैं, उसका एक अलग पैटर्न है, उसके कुछ अलग कॉलम होते हैं। तो वो कैसे कैसे चल रही हमारी बातचीत, मान लो मेरा एक प्रॉस्पेक्ट है, मेरी उससे फ़ोन कॉल हुई, मीटिंग फिक्स हुई, तो मैं वो नोट करता रहा, तो भूल जाता है ना। ये दूसरा। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, जिसके हम वाइट पेजेस वाला रजिस्टर लेते हैं, मोटा भी होता है थोड़ा, तो उसमें हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। राइट सर। तो स्ट्रक्चर 2 तरह से ड्रॉ किया जाता है। एक तो ये है कि हम अपनी जितनी फ्रंट लाइन है वो बनाएंगे, और उसमें खाली हम वर्टिकल डेप्थ बनाएंगे, राइट, ओनली डेप्थ। तो उसमें क्या, बाकी साइडें नहीं बनाएंगे। उसमें क्या होगा, मान लो मेरा एक फ्रंट लाइन में बंदा है, ये मैंने यहाँ पे उसका नाम लिख दिया XYZ। अब इसके नीचे उसके 3 हैं, लेकिन एक जो है वो ज़्यादा एक्टिव है तीनों में से, तो उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे जो एक्टिव, तो थ्रू एक्टिव जाएंगे, और जहाँ पे डेप्थ बन गई तो वहाँ तक हम लास्ट डेप्थ तक उसको बनाएंगे। और ये सारा ये सिंगल लाइन में बनेगा, ऐड करते जाएंगे हर महीने, उसके नीचे जो ज्वाइनिंग आती है वो करते ये जाएंगे। सिंगल लाइन, कुछ लोग इसको टैप रूट डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हो, टैप रूट डायग्राम, सिंगल वर्टिकल लाइन स्ट्रक्चर। तो इसमें आपकी सारी लेग की डेप्थ ना एक ही पेज पे आ जाएगी। राइट। लेकिन इसके अलावा हमें कुछ साइड में भी इंपॉर्टेंट बंदे आ जाते हैं, जो बेसिस बना देते हैं, जिनको हम की बिजनेस बिल्डर बोलते हैं, इन डेप्थ की बिजनेस बिल्डर इन डेप्थ, जो लेवल चेंज करते हैं। एक लेवल आया, दूसरे ने जंप किया, तो उसकी साइड होती है। तो उसको बनाने के लिए हम इंडिविजुअल लेग को अलग से पूरा पेज दे सकते हैं। लेकिन एक लीडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो वर्टिकल डेप्थ वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें उसको बॉटम दिखता रहता है। क्योंकि हम ये कहते हैं जो हमारी डीपेस्ट पॉइंट है ये हमेशा मूव करते रहना चाहिए नीचे को, ये नीचे को जाते रहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर डीपेस्ट पॉइंट रुक गया तो आप ये समझ लो एक धरती है, उसमें एक प्लांट लगा हुआ है और उसको नीचे से पानी मिल रहा है, खुराक मिल रही है, तो वो खुराक अगर नीचे से कटेगी तो वो श्रिंक करेगा। तो वो डेप्थ जो है कभी रुकनी नहीं चाहिए और नीचे जाती रहनी चाहिए। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है विड्थ, और डीपेस्ट पॉइंट पे जो बंदा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक लीडर के लिए। वो अगर मूव करता रहेगा वहाँ पे, अगर हम नया एक छोटा लेवल, जो भी हमारे बिजनेस में ना लेवल बोलते हैं, 6% BFI हमारा एक लेवल है छोटा, BBI है, तो वो जो छोटे छोटे लेवल हैं जिनको हम फाउंडेशन ब्लॉक बोलते हैं बिजनेस की, तो वो हमारे डीपेस्ट पॉइंट पे क्रिएट हो जाए अगर, तो बहुत मोमेंटम आता है। एक व्यक्ति अपनी डेप्थ को कैसे फॉलो करे? जैसे उसने रजिस्टर बना लिया, डेप्थ मान लेते हैं 50वीं डेप्थ है नीचे, एज ए लीडर मैं क्या करूं, उस बंदे से क्या बातचीत करूं, क्या ध्यान रखूं वहाँ पे? देखिए, एक तो पहला तो ये पता होना चाहिए कि हमारे डीपेस्ट पॉइंट पे है कौन, पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन। अब आपको वर्टिकली जितने लोग हैं उनमें से कौन कौन उससे बात कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बंदा है तो उसके पीछे सारे ही पड़े हुए हैं, ये भी नहीं होना चाहिए ना। तो एक लीडर, एज ए लीडर आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालोगे, वो भी मज़ेदार काम नहीं। तो आपके जो फ्रंट लाइनर्स हैं, फ्रंट लाइन लीडर, उसके नीचे जो एक इम्पॉर्टेंट लीडर, उसके नीचे इम्पॉर्टेंट लीडर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो नया बंदा है उसके साथ बहुत क्लोजली कौन काम कर रहा है। ओके। एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए नए बंदे के साथ जो कि एक्सपीरियंस्ड हो और जो उस नए बंदे के साथ डीपेस्ट पॉइंट के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा हो। उसका एक साथी तो होना चाहिए पहले डे टू डे वर्किंग के लिए। और वो जो बंदा उसके साथ क्लोजली काम कर रहा है
वो बंदा एक्चुअली जो है वो एक सही लीडर है, वो एक जेन्युइन लीडर है, वो एक अच्छा लीडर है, वो प्लग्ड इन है सिस्टम में और अपनी अपलाइंस में वो कोर है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है और उसके साथ क्लोजली काम कर रहा है तो आपको ये देखना है कि फिर उसके ऊपर कोई बंदा इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि एक नए बंदे, हर नए बंदे के साथ एक ऐसा बंदा काम करे जिसका अपना सर्कल राइट हो, जो खुद कोर हो और सिस्टम में अच्छी तरह से प्लग्ड इन हो और सिस्टम को अच्छी तरह जानता हो, और बाकी फिर सुपरविजन है। आपको डीपेस्ट पॉइंट पे, अगर आप एक अच्छे लीडर, आपका बड़ा बिजनेस है, तो आपको डीपेस्ट पॉइंट पे पर्सनली हर रोज इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी निगाह वहाँ होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए वहाँ कौन बंदा काम कर रहा है, कोई चैलेंजेस तो नहीं है, ग्रोथ आ रही नहीं आ रही है, तो वो सब मॉनिटर करना है उसको बेसिकली। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो नया बंदा है उसके सर्कमस्टांसेस डीपेस्ट पॉइंट वाले के आपको जरूर पता होने चाहिए। उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी जॉब क्या है, उसके फैमिली में कौन कौन है, वो इस बिज़नेस में क्यों आया है, वो कितना टाइम यहाँ लगा रहा है, वो कितना बढ़िया इस बिज़नेस में निकल के आएगा। आपकी रीडिंग होनी चाहिए डीपेस्ट पॉइंट वो मैं उससे डायरेक्ट फ़ोन पे बातचीत करके मिलके पूछूं या जिसने उसको स्पॉन्सर किया है उससे पूछूं? आप जिसने स्पॉन्सर किया है पहले उससे पूछो, लेकिन फिर भी क्योंकि डीपेस्ट पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक दो मीटिंग उसके साथ जरूर रखो खुद, क्योंकि डीपेस्ट पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट किसके लिए? आपके लिए। वो डेप्थ किसकी? आपकी है। तो आप उसको अगर किसी पे छोड़ दोगे तो वो सही नहीं है, छोड़ना सही नहीं है। कल को पता लगा यार वो नहीं उसको प्रॉपर गाइड कर रहा था, तो पॉइंट, डीपेस्ट पॉइंट आपका है, वो श्रिंक हो गया, ख़राब हो गया तो मज़ा नहीं है, और एक पोटेंशियल बंदा आप लूज़ कर जाओ, वो अच्छी बात नहीं है। तो डीपेस्ट पॉइंट पे एक इंटरेक्शन तो बहुत ज़रूरी है, जिसमें चाहे जूम पे करो, ऑनलाइन कर लो, क्योंकि सबको तो मिल नहीं सकते, फैल गया बिजनेस पूरे इंडिया में, तो जूम पे कर लो डीपेस्ट पॉइंट पे, उससे अच्छे से बात कर लो, उसको भी पता लगे मेरे को जानते हैं, फिर मॉनिटर करो मीटिंग्स में आ रहा है क्या हो रहा है। ग्रेट। रजिस्टर पे बातचीत करते हैं सर। एक तो हमने ये डेप्थ बना ली, नीचे से नीचे चले गए, और उस रजिस्टर में क्या ध्यान रखें? स्ट्रक्चर वाले रजिस्टर की बात करें, दूसरा स्ट्रक्चर वाले रजिस्टर में देखो, एक तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। लेकिन अगर हम खाली डेप्थ में सोचते रहें तो हमारे बड़े बड़े पिन कहाँ से होंगे? तो हमें ये भी देखना है कि हमारी जो डेप्थ जा रही है, या टैप रूट अगर इसको बोलते हैं हम, क्योंकि टैप रूट एक कॉमन नॉमेनक्लेचर है, तो वो जो टैप रूट जो हमारी जा रही है, हमें ये देखना है कि इस डीपेस्ट पॉइंट के ऊपर अगर थोड़ा सा वॉल्यूम जनरेट होता है तो इस वर्टिकल लेग में कौन कौन से की एबीओज हैं। की एबीओ हम किसको बोलते हैं? चाबी, ताला, है ना? तो ये मान लो लेग हमने क्वालिफाई करनी है, तो हमें चाहिए इस लेग से क्वालिफिकेशन, यानी कि ये बंदा बड़े बड़े लेवल पे जाए। तो लेग में क्वालिफाई करेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे ताले लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे लेवल्स होते हैं, तो वो कौन खोलेगा? वही खोलेगा जिसके पास साइड हो, है ना? अगर एक वर्टिकल डेप्थ चल रही है और बीच में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसके पास बेस है, तो वो कहाँ से वो लेवल जंप करेंगे? तो हमारी जो ज़रूरत है वो ये है कि डेप्थ में तो काम हो, लेकिन ऊपर जाके कुछ ऐसा बंदा हो यहाँ पे जल्दी जिसके पास साइडें हों और जो अच्छा डेवलप हो रहा हो, वो की लीडर है। वो यहाँ चाबी खोल देगा और लॉक खोल देगा, चाबी वही है। और फिर उसके ऊपर जाके फिर एक बंदा होना चाहिए जिसके पास बेस हो। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, डीपेस्ट पॉइंट पे एक्शन चाहिए, और बीच बीच में ऐसे बंदे चाहिए जिनके पास साइड्स हों, जो कि कुछ लेवल को जंप करें। क्योंकि अगर सारे छोटा छोटा वॉल्यूम करते रहेंगे फिर तो कब जाके कहानी बनेगी। और फिर एक्चुअली एक और प्रॉब्लम है, अगर छोटा छोटा वॉल्यूम करके लेग बनती रहेगी तो पैसे किसी को नहीं आते ढंग के पैसे नहीं आएंगे, तो बढ़ जाएंगे ना सारे के सारे। पैसे तभी आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में अगर विड्थ हो। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी विड्थ 20 हो, 10 हो, क्यों बोल रहा हूँ? 3 कारणों की वजह से इतनी बड़ी विड्थ क्यों डालनी है। सबसे पहला कारण, आपके पास ऑप्शंस देती है विड्थ काम करने की, आपकी फाउंडेशन, आपके पास ऑप्शन है, ये नहीं कर रहा इसके साथ कर लो, ये नहीं कर रहा यहाँ कर लो, आपको वॉल्यूम यहाँ से नहीं आ रहा यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आए, तो आपके पास ऑप्शन हैं बहुत सारी। ये पहली चीज़ आपको देती है। दूसरा, फीलिंग ऑफ अबंडेंस। दुनिया देखती है, आपके लीडर जो आपको देखते हैं, बोले यार सबको पता तो चली जाता है, यहाँ कोई सीक्रेट तो है नहीं, तुमको पता है, बोले यार वत्सर के पास तो भैया 20 बंदों की विड्थ है, इनके पास तो दुनिया बड़ी है, इनको खींचना पड़ेगा अपने पास। इज्जत बढ़ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, विड्थ आपको रिस्पेक्ट देती है, रिकॉग्निशन देती है, इज्जत बढ़ जाती है। तीसरा सबसे बड़ा काम, इनकम।
जितनी विड्थ होगी उतनी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि प्लान ही ऐसे बना हुआ है। कैलकुलेशन तो डिफरेंशियल है, तो डिफरेंस से ही आना है, तो डिफरेंस जब आएगा इतनी सारी लेगों से, तो यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो आपकी इनकम भी बढ़ती है। तो अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपकी डेप्थ में बीच बीच में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए ना जिनको अच्छी इनकम आ रही हो। हमारे बिजनेस में आपके बिजनेस को सबसे बड़ी स्टेबिलिटी कौन देता है? आपके ऑर्गेनाइजेशन की इनकम, जो सबसे बड़ी स्टेबिलिटी होती है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग कमा क्या रहे हैं? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग आ गए जो कि साल का एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिससे वो सेटिस्फाइड हैं, जो उसकी उनकी अच्छा उनको लाइफस्टाइल दे रहा है, उनको एक और कुछ देखने की जरूरत नहीं है उनको और कोई देखने की जरूरत नहीं, अगर ऐसे लोग हैं तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, ज़बरदस्त है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दो, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में आ जाए, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनको जो लोग डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं वो बहुत बड़े बड़े पैसे कमाते हैं, उनकी सैलरीज लाखों में है, तभी तो वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी थोड़ी 20-20 हज़ार सैलरी वाले लोग आपके सारे फ्रंट लाइन में लगे हैं, छोटी छोटी इनकम वाले, तो आपका भी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होगा। आपका बड़ा बिजनेस तभी होगा अगर आप लाखों की सैलरी देने के लिए कैपेसिटी रखते हो। आजकल तो करोड़ों में सैलरी जा रही है ना लोगों को, तो इतनी बड़ी बड़ी सैलरी जो दे रहा है वही बड़ा बिजनेसमैन है। इसी तरह हमारे बिजनेस में अगर हमारे लोग नहीं कमा रहे तो हमारा बिजनेस अनस्टेबल है, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। जो कमा नहीं रहा वो कभी भी छोड़ जाएगा ना, वो तो टिकेगा तो वही जो कमा रहा है। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम लोगों को विड्थ सिखाएं, डेप्थ सिखाएं, ताकि उनकी इनकम बढ़े। हम उनको इसलिए विड्थ नहीं सिखाते कि खाली विड्थ डाल लें, ताकि उनकी इनकम बढ़े। इनकम बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अद्भुत सर, ग्रेट नारंग सर, आपका जो डीप नॉलेज है वो अद्भुत है अपने आप में, और इतनी गहराई से बात करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं सर। मैं तो हर मंगलवार को किसी के साथ होता हूँ, बट अद्भुत नॉलेज है आपके पास में डेप्थ की। और ये किताब कितनी गहरी होगी वो नारंग सर की बातों से आपको अंदाज़ा लग सकता है। समय इजाज़त नहीं दे रहा नारंग सर, आपके पास में तो ज्ञान बहुत है, लेकिन आपने अच्छा काम क्या किया, ये किताब दे दी। जिनकी प्यास अधूरी रह गई है इस टॉक से, तो वो इस किताब के माध्यम से पूरी हो जाएगी। और इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से डायरेक्टली आप परचेज इसको कर सकते हैं। इंग्लिश आ गया है, हिंदी आएगा तो नारंग सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आप बता दें, वो भी हम डाल देंगे, ताकि मैक्सिमम लोगों तक एक अच्छी एजुकेशन जाए। हमारे चैट विद सुरेंद्र वत्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सर, उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी हमने रखा है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम इंडिया में सक्सेस का रेट बढ़ाएंगे, वही करना है। और ये किताब उसमें बहुत हेल्प करेगी, अच्छी एजुकेशन उसमें बहुत हेल्प करेगी। लास्ट में व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? व्यूअर्स को संदेश तो मैं ये देना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अमेजिंग है, बहुत पावरफुल है। इसने हमारी लाइफ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्लेस किया है, तो इस पे डाउट ना करें। और जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव सोचते हैं या उनका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा कहता हूँ यार अपना नंबर तो बात करते हैं। मैं जो भी नेगेटिव लोगों से हमेशा बात करना चाहता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है। इसमें क्या है, कंपनी सामान बना रही है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है, आपको एक मॉडल दे दिया, सेल होगी, पैसे आ जाएंगे। नेगेटिव का तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि नेगेटिव लोग जो हैं वो हमारे से बात करें, और जो इस बिज़नेस में काम करना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी ये बिज़नेस चेंज कर सकता है, ये इंडस्ट्री चेंज कर सकती है। फोकस्ड रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने अपलाइन के साथ मिलके काम करें, सिस्टम में रहें, सक्सेस जरूर मिलेगी। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नारंग सर। सो ये थे अनिल नारंग जी, 27 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, एक अलग तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं पूरे देश में। किताब लेके आए हैं हमारे बीच में ताकि हम सब लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए और हम अपने सपनों तक जल्दी पहुंच पाएं। हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं वो सारे के सारे पॉडकास्ट पे भी अवेलेबल हैं। जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं, जिनको आपको लगता है कि उनको दोबारा बुलाना चाहिए, या जो लोग अभी छूट गए हैं किसी न किसी वजह से, उनके नाम नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।